गुड इवनिंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहेल चौधरी आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी की, या मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिसने भारत का नक्शा बदल दिया, जिसने भारत के लॉ को बदल दिया। या मैं कहूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद हमारा देश आज इतना खुशनसीब है या इतना सुनहरा है, शायद ना हो पाता। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि उस आदमी ने जो हमारे देश के लिए किया, या जो हमारे देश को बनाकर एक किताब दी, जिस किताब को हम संविधान के नाम से जानते हैं, आज अगर हम उस संविधान को पूरे तरीके से मानने लग जाएं या फॉलो करने लग जाएं तो शायद हमारा देश दुनिया के टॉप देशों में आएगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के लीडर संविधान को नाम मात्र के लिए एक किताब समझते हैं और उसको वो भूमिका नहीं दी जाती, वो तवज्जो नहीं दिया जाता जो दिया जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और मैं इस व्यक्ति को सलाम करता हूँ, और इसको सलाम करने का एक रीज़न ये भी है कि इसकी सोच, एक ऐसा व्यक्ति, इसकी सोच देखिए कि हम बात कर रहे हैं आज़ाद भारत से पहले की, हम गुलाम भारत की बात कर रहे हैं। उस वक्त हमारे मुल्क पर ब्रिटिश इंडिया का राज्य था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, जो ब्रिटिश इंडिया शासन देश के अंदर चल रहा था। उस टाइम पर जो स्वर्ण लोगों ने दलितों पर जो अत्याचार किया था, जिसको अल्फाजों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है, उस टाइम पर नीची जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। या मैं कहूँ पढ़ने का अधिकार तो दूर गया, एक साथ क्लास में बैठने का अधिकार भी नहीं था। और उस वक्त एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दिमाग में लाया कि मुझे पढ़ना है। जिसको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं मिल रही है, वो ख्वाब देख रहा है कि मैं राजा बनूंगा, वो ख्वाब देख रहा है कि मैं संविधान बनाऊंगा। और होता भी यही है, जिसके एक इशारे पर पूरी संविधान सभा काम करने लगती है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आजकल देखिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास होने के बावजूद भी हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम पढ़ने से पीछे छूट रहे हैं। या हम पे रीज़न होते हैं कि मैं गरीब हूँ, या बहुत और रीज़न हम बताते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के रीज़न आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिसको महार जाति कहा जाता हो, या अनटचेबल एक प्रक्रिया बहुत चलन में वहाँ हो, या जिसे हम कहें कि छुआछूत चरम सीमा पर हो। अगर किसी नीची जाति के व्यक्ति ने स्वर्ण को या ऊंची जाति के व्यक्ति को छू लिया तो वो कह रहा है कि मैं धर्मभ्रष्ट हो गया, मुझे अब नहाना पड़ेगा। या मंदिरों में जाने की जिसको अनुमति ना हो, वेद पुराण पढ़ने की जिसको इजाज़त ना हो, और तो और उसको पढ़ने का अधिकार ही ना हो। और उसी स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने एक देश का, या हम कहें एक देश का निर्माता बना, या एक संविधान का निर्माता बना, वो शख्स जिसको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो हम किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। 14 अप्रैल है आज, और आज ही के दिन इनकी रैली या इनकी यात्रा निकाली जाती है, या इनकी जयंती बनाई जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म की हम बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और इनके ही जन्म के समकालीन है नेहरू जी का जन्म भी होता है। अगर भारत में टॉप लीडर्स की बात की जाए, जैसे गांधी जी की बात की जाए, नेहरू जी की बात की जाए, तो उसमें फिर एक और नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का भी आता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत के टॉप लीडरों में देखा जाए, और मैं कहूँ कि आज़ाद भारत के पहले ये जो है कानून मंत्री हैं और न्याय मंत्री हैं। कानून दिलाने का काम कोई करेगा तो यही शख्स करेंगे। इनको कानून मंत्री और न्याय मंत्री बनाया गया। और मैं आपसे बता दूं, भारत निर्माता हैं ये, भारत को निर्माण में इनका बहुत योगदान देखने को मिला। इन्होंने बहुत सारा योगदान किया। जब आज़ाद भारत हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुए, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंस एक किताब रखती है जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं, उसमें सारी भूमिका किस व्यक्ति की थी? भीमराव अम्बेडकर की। इसीलिए इनको संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे।
और मैं आपको बता दूं, इनके जन्म की अगर बात की जाए तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ, और वहीं इनके देहांत की बात की जाए तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका स्वर्गवास हो गया। ये पैदा हुए थे महार जाति में। अगर इनकी जाति पूछ ली जाए तो किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे ये? इनकी जाति थी महार। महार जाति जो कि सबसे नीची जातियों में से भी नीची जाति थी महार जाति। और बाद में जब ये मरे तो इन्होंने जिस धर्म को अपनाया उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। क्या नाम है उस धर्म का? बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई या इनका देहांत हुआ। और इतिहासकारों का कहना है, बताया कि जब इनकी मौत हुई तो इनको एक बीमारी लग गई थी डायबिटीज़ की, तो 65 साल की उम्र में इनका जो है देहांत हो जाता है। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने अपनी किताब में भी कहा है कि मैं पैदा एक नीची जाति में हुआ हूँ या महार जाति में हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा उस जाति में, ये मेरा अधिकार है। या मुझे किस जाति को चुनकर या किस धर्म को चुनकर मरना है, ये मेरा अधिकार है। मेरे पैदा होने पर मेरा अधिकार नहीं था, ये बात सच है, लेकिन मेरे मरने पर मेरा अधिकार है। तो इसीलिए मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और इनका जो हम कहें कि इनकी जो स्मृति बनी हुई है वो बॉम्बे के अंदर है और बौद्ध धर्म की संस्कृति की तरह ही बनी हुई है। या इनका अंतिम संस्कार जो किया गया वो बौद्ध धर्म के नियम कानून के तहत किया गया। आइए थोड़ी सी हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व का धनी जिसने एक देश का नक्शा बदल दिया या एक देश की शिक्षा नीति को बदल दिया। या जिस तरीके से जो पहले अनटचेबल एक कहानी चलती थी या छुआछूत चलता था उसको हटा दिया। महार जाति शूद्र जाति में आती है। इन लोगों पर इस तरीके से अत्याचार किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं ये कैसे बना। उस किताब में इन्होंने लिखा है कि जब मैं स्कूल पढ़ने जाता तो अगर वहाँ प्यून अवेलेबल होता तो मुझे पानी पीने को मिलता, और अगर वो नहीं होता तो नो प्यून नो वाटर, मतलब मुझे पानी नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता था, किस लिए होता था, इसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि ये नीची जाति से थे और नीची जाति से होने के बाद इन पर इतना अत्याचार होता था कि अल्फाजों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल साबित होता है। मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जब हम स्कूल में पढ़ने जाते तो वहाँ पर एक चपरासी या प्यून हुआ करता था जो कि हमें पानी पिलाया करता था। जैसे हमने ऐसे करके हाथ लगाया और उसने ऊपर से घंटी जो हुआ करती थी जिसको हम लोटा कहें, उससे पानी ऐसे ऊपर से डाल दिया। मतलब ये उसको छुए नहीं, उसको टच नहीं करे, इसीलिए ये प्रक्रिया चलती थी। और फिर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि किसी दिन अगर चपरासी छुट्टी पर है तो हमें पानी नहीं मिलता था, या किसी ऊंची जाति के लड़के को बुला के लाना पड़ता और वो चाहता तो फिर हमें पानी पिलाता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक नीची जाति का बच्चा स्कूल में आके पढ़े, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी ही बना दी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि एक दिन एक ऐसी साजिश की गई स्कूल के अंदर से ही कि उनको पढ़ाने से रोका गया। मतलब ये हुआ कि जिस दिन वो पहले ही दिन स्कूल पढ़ने के लिए पहुंचे, जब पता लगा कि ये महार जाति का है या नीची जाति का है या शूद्र जाति से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी गई और उनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। जब इस क्लास में टीचर ने एंट्री की तो कुछ बच्चों ने शिकायत करके कहा कि सर ये जो बच्चा पढ़ने के लिए आया है ये नीची जाति का है। तो फिर टीचर ने भी उसको वहाँ से उठा के बाहर निकाल दिया, चलो बाहर निकलो। और वो बच्चा क्लास के बाहर बैठकर या गेट के बाहर बैठकर क्लास लिया करता था। आज अगर हम ऐसा करेंगे या किसी बच्चे को क्लास से बाहर भी कर देंगे तो हो सकता है वो कल स्कूल ना आए, और अगर स्कूल आ भी जाए तो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को लेकर साथ में आए और उस टीचर के खिलाफ शिकायत करे। ये कंडीशन आज के दौर में होगी, लेकिन उस टाइम उसकी मेंटालिटी देखिए कि एक ही बच्चा पूरे स्कूल में नीची जाति का एक ही बच्चा पढ़ने आता था। और ये अवसर उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम बात करें तो इनकी माता का नाम भीमा था, इसलिए इनका नाम भीम रख दिया गया। इनको भीमा भी कहा जाता था। इनकी माता का नाम भीमा था और इनके पिताजी का नाम रामजी था। इनके जो पिताजी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारत पर शासन कर रही थी उसमें सूबेदार के पद पर थे। किस पद पर थे? सूबेदार के पद पर ये रह चुके हैं इनके फादर। तो इसलिए इनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई
ये मौका मिल गया कि ये जाकर क्लास ले सकें या पढ़ सकें। और बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। कौन से संतान थे? 14वीं संतान थे, ये 14 नंबर के। इनके बाद मतलब अंतिम संतान थे ये अपने माता पिता की, 14वें नंबर के थे। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भी 14 अप्रैल को ही हुआ था। ये दो चीज़ें इनके जन्म से मिलती जुलती हैं कि ये कौन से नंबर के संतान थे, तो 14वें नंबर के थे। और इनके जन्म की बात की जाए तो 14 अप्रैल को ही इनकी पैदाइश हुई। आज ही के दिन, आज 14 अप्रैल है, भारत के अंदर जगह जगह जो है रैलियाँ निकाली गई, जयंती निकाली गई। थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आइए इनके निजी लाइफ से हम बात कर लें। तो इनका जो जन्म हुआ वो महू में हुआ। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में है, जिसको पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश इंडिया के दौर में। बाद में इसका नाम मध्य प्रदेश किया गया आज़ाद भारत में। तो मध्य प्रदेश में महू में हुआ। और अब इस महू को या अब इस शहर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है इसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से इसको अब जाना जाता है, महू को। ठीक है। और थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो इनकी पत्नियों की अगर बात की जाए, तो इनकी इनकी दो पत्नी थी। पहली का नाम था रमाबाई, जो कि 1906 में शादी होती है और 1935 में इनका देहांत हो जाता है, इनका स्वर्गवास हो जाता है। किनका? रमाबाई का। और जब इनकी शादी हुई तो सोचिए, 1906 में शादी हो गई, 1891 में जन्म हुआ है। 15 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली शादी हुई। और वहीं इनकी बीवी की बात की जाए, रामाबाई की, तो उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। पहले बाल विवाह प्रचलन में था। आज़ाद भारत से पहले ये एक क्रूरती भारत के अंदर थी, जिसमें बाल विवाह खूब देखा जाता था। छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। उसी में ये शामिल रहे, क्योंकि ये प्रचलन चलता आ रहा था, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते थे, छोटे थे। तो इसीलिए इस नियम को मानते हुए इनका विवाह रामाबाई के साथ 15 साल की उम्र में कर दिया। वहीं रामाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। 1906 में शादी हुई। 1935 में बहुत कम उम्र में ही रामाबाई का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। बाद में 1948 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर से शादी की। 1948 में, 1948 में आज़ाद भारत के बाद में, जब इन्होंने संविधान पे काम चल रहा था, तो उस दौरान इन्होंने शादी की डॉक्टर सविता से। सविता स्वर्ग परिवार के घर में से थी, या मैं कहूँ ऊंची जाति में से ताल्लुक़ रखती थी। कौन? सविता अम्बेडकर। 1948 में इनसे शादी की। बाद में 2002 में इनका स्वर्गवास हो गया है। और थोड़ी सी बात करते हैं तो इनके गुरु की अगर हम बात करें, तो इनके गुरु का नाम है कृष्ण केशव अम्बेडकर। ये गुरु हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है कृष्ण केशव अम्बेडकर। और अम्बेडकर से ही मिलता जुलता नाम इनके गांव का था, जिस गांव में इनका जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो उस गांव का नाम भी अम्बेडकर से ही मिलता जुलता था। थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए नाम लेने में तकलीफ होती थी लोगों को। तो इनके गुरु थे कृष्ण केशव अम्बेडकर ने कहा कि तुम मेरे नाम का यूज करो, तो वहीं से अम्बेडकर जी का नाम के पीछे अम्बेडकर लग गया। तो पूरा नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर किसकी सरनेम थी? इनके गुरु की थी। गुरु का नाम कृष्ण केशव था। इनके गांव का नाम भी अम्बेडकरम ऐसी कुछ था, उससे मिलता जुलता है। तो बाद में फिर जो है अम्बेडकर नाम इनके गुरु ने कहा कि आप मेरे नाम को लीजिए। तो ये भी एक बड़ी बात है। ये ऊंची जाति के थे, स्वर जाति के थे, और होने के बावजूद इन्होंने अपना प्यार व्यतीत किया अपने शिष्य के लिए और अपने सरनेम को ही इनको दे दिया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ में एक अच्छा मोमेंट रखा। बाद में इनसे इनको बहुत फ़ायदा हुआ, और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर नाम से ही जाना जाता है। और थोड़ी सी हम बात करें तो इनकी एजुकेशन को लेकर हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया है। इनकी डिग्रियों की अगर बात हम करें तो 32 डिग्री का जिक्र आता है। 32 डिग्रियां इनके पास थी। कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री का जिक्र आता है। तो इसमें से हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, जो कि अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर के पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी है यूएसए में, वहाँ से इन्होंने एमए किया और पीएचडी किया। उसके बाद हम बात करें एलएसई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी प्लस बीएससी किया है।
मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर फील्ड में या हर मैदान में महारत हासिल की हो, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आज़ाद भारत के लिए जब लड़ाई की जा रही थी तो गोल में सम्मेलन हुआ, 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसको गोल में सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि उस संविधान ये बन रहा था तब, या देश आज़ाद की तरफ लड़ रहा था, तो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो अंबेडकर तो ये है ही, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू हों, या कोई और लीडर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या पटेल हो, इतना एजुकेटेड कोई व्यक्ति था ही नहीं। 4 डिग्रियां इन्होंने आउट ऑफ इंडिया से प्राप्त की। ये हमके दुनिया के उन देशों से उन डिग्रियों को प्राप्त किया कि उनका आज भी टॉप पर नाम बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं यूएसए की यूनिवर्सिटी कोलंबिया से एमए पीएचडी किया, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि यूके से हम कह लें या हम इंग्लैंड नाम से जानते हैं, वहाँ से एमएससी और डीएससी किया। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त की हैं वो इकोनॉमी में 2 डिग्री प्राप्त की। इन्होंने बैरिस्टर का कोर्स किया, बैरिस्टर भी रहे ये, प्रोफेसर भी रहे ये, पत्रकार भी रहे ये, इकोनॉमिस्ट भी रहे ये, इतिहासकार भी रहे ये, प्रोफेसर भी रहे। मतलब बहुत सारे फील्डों में जिसको महारत हासिल हो, उस व्यक्ति को हम सिर्फ एक नाम से बात करें तो अंबेडकर नाम से जाना जाता है। इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी एजुकेशन और टॉप मोस्ट एजुकेशन, ऐसे नहीं कि पटना यूनिवर्सिटी से ये कर लिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने वो कर लिया है, मैं हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, और अपने आप को घमंड में चूर हो रहे हैं लोग। आइए देखें, इनकी तरफ नज़र डालें, कहाँ कहाँ से पढ़े हैं ये। और 32 डिग्रियाँ इनके पास है। इनके बराबर पढ़ा लिखा कोई आज़ाद भारत में था ही नहीं जिस वक्त संविधान सभा का काम चल रहा था, और संविधान सभा इनके इशारों पर काम करती थी। ठीक है, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जिसको महारत हासिल हो, तो आजकल लोग कहते हैं कि ये अधिकार नहीं है दलितों को, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। भाई पढ़ो, मेरे भाई पढ़ो। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही पढ़ाई को लेकर, एक शायरी कही है जिसको आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि पढ़ाई शेरनी के दूध की तरह है, जो इस दूध को पी लेता है फिर वो दहाड़ता है। पढ़ाई शेरनी के दूध की तरह है, और जो इस दूध को पी लेता है तो फिर वो दहाड़ता है, वो बात नहीं करता फिर। और ऐसा ही हुआ, हमने देखा है हमारे देश में गांधी जी कितनी रेस्पेक्ट की जाती है, नेहरू जी की जाती है, पटेल जी की जाती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जाती है, और तमाम लीडर की जाती है। लेकिन भारत का संविधान, जिससे इतना बड़ा मुल्क चल रहा है, अगर वो संविधान ना हो तो शायद एक देश को चला पाना बेहद मुश्किल हो। उस संविधान की किताब के पोस्टर या उस संविधान की किताब जिसके हाथ में होती है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्टैचू कहीं मिलेगा बना हुआ तो एक हाथ में किताब होगी भारत का संविधान, और ऐसे करके उंगली होगी, वो जिसका पोस्टर मिलता है उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये एक सम्मान्यपूर्ण बात है। दलितों के लिए जो उन्होंने किया, जो नीचे जाति के लिए उन्होंने किया, वो तो बहुत ऊपर जाके किया, बहुत बड़ी लेवल में किया है। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हुए कि हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ सिखा कर गए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को इनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कितना कष्ट किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने उस किताब में लिखा है कि इनको एक एक सभा में जाना था। ये राजनीतिक भी थे, राजनेता भी थे ये, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर फील्ड में महारत हासिल हो, इकोनॉमिक्स की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, बैरिस्टर की बात की जाए, है ना, प्रोफेसर की बात की जाए, राजनेता की बात की जाए। मुंबई से ये जो है राज्यसभा में पहुँचे, है ना, एक ऐसा व्यक्ति। तो मैं बता रहा था कि जब ये एक स्पीच देने के लिए जा रहे थे तो 3 जो होते थे वहाँ, जिस पे बैठ तांगा जिसे हम कहते हैं, घोड़े वाला जिस पे बैठ के जाते हैं, तो उस 3 तांगे वाले थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि हमें भैया वहाँ जाना है, हमें छोड़ दीजिए। तो इनको अछूत बताकर 2 तांगे वालों ने मना कर दिया और 1 तांगे वाले ने हाँ कर लिया कि ठीक है हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। तो जैसे ये नदी पार कर रहे थे तो एक छोटा सा पुल था, उस पुल को क्रॉस करना था। जैसे उस पुल पे ये चढ़े तो उस तांगे का एक टायर निकल के बाहर इधर उधर जाके गिर जाता है।
तांगा भी गिरने लगता है तो फिर ये बच जाते हैं। तो बाद में अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा कि हमें लगा कि वो एक घटना हुई थी, लेकिन वो घटना नहीं थी, वो सोची समझी एक साजिश थी। तो उन्होंने अपनी लाइफ का ये बात कही है कि ये सोची समझी साजिश थी कि इनको मारने का प्लान बनाया जा रहा था। तो ये कैसे कैसे बचे। एक और बात उन्होंने लिखी है जो कि मैं आपको बता दूं कि तब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से यूएसए से, मैं आपसे कहूँगा अमेरिका से अभी लौट कर आए, तो एक शर्त थी कि बड़ोदरा एक समिति थी, उस समिति के ही कहने पर ये पढ़ने गए या उन्होंने ही इनको फंड दिया, उस फंड से जाकर ये वहाँ पढ़े थे। जो फंड इनको दिया था, किसने दिया था फंड? बड़ोदरा एक समिति थी। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जैसे ही आप लौट कर आएंगे तो आपको लाइक पीसीएस जो होता है यूपी में, उसकी तरह काम करना पड़ेगा, सिविल सर्विस में आपको काम करना पड़ेगा। ये सिविल सर्विस में काम कर रहे थे और काम करने के लिए जब वापस लौटे तो इनको एक कमरे की तलाश थी या एक घर की तलाश थी जिसमें अपनी रात गुजारी जा सके, या ड्यूटी के बाद जब लौट कर आएँ तो अपना टाइम स्पेंड कर सकें। रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत थी। इन्होंने बहुत जगह जगह मकान की तलाश की तो इनको इनकी जाति के लिए मकान नहीं दिया गया। आज भी मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसी जगहें हैं, हम जयपुर जाएं या दिल्ली जाएं तो वहाँ नीची जाति देखकर मकान नहीं दिया जाता है, हरियाणा का सुनकर मकान नहीं दिया जाता है, या मुस्लिम का नाम सुनकर मकान नहीं दिया जाता है। ऐसी कंडीशन आज भी देखी जाती हैं। तो उस टाइम पर तो ये प्रचलन में थी। गाली भी दो तो भी कोई हर्ज नहीं है। ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति से गाली दे सकता है, कोई तनाव वाली स्थिति नहीं है। ये दौर उस वक्त का था, तब ये चल रहा था। तो इन्होंने मकान की तलाश की। एक इनके साथ पढ़ा लिखा एजुकेटेड दोस्त था, वो भी साथ में गया, उसने भी तलाश की। तो इनको फिर एक मकान मिल जाता है, एक कमरा मिल जाता है। उसने पूछा नहीं इनसे किस जाति के हैं, इन्होंने बताया भी नहीं। भाई बताना भी क्यों है, बताएंगे तो फिर बहाना देंगे। तो इन्होंने बताया भी नहीं, गए आराम से, ये सो गए ऊपर जाके। ये जैसे ही सुबह सोकर उठे तो इनको आवाज़ आने लगी बाहर से कि लड़ाई कहीं हो रही है। इन्होंने झांक के देखा तो लोग भाला लेके लाठी लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि बाहर निकल। और वो मकान मालिक जिसने इनको कमरा दिया था वो भी बाहर खड़ा है, कह रहा है कि अछूत हमारे घर में घुस आया है और इसको हम जान से मार डालेंगे। अब इसने हमारा घर अपवित्र कर दिया। ना जाने कैसे फिर उनको एक पिछड़ा रास्ता मिला, पीछे के रास्ते से ये भाग कर गए, अपनी जान बचाई। तो इन्होंने 2 वाक्य अपनी किताब में लिखे हैं अपनी जान को बचाने के, जो कि हमें समझने चाहिए। और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे थोड़ा सा और पढ़ने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालकर और वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि ऐसे महान पुरुषों को समझना चाहिए। हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, हम डॉक्टर कलाम की बात करें, इन लोगों की बायोग्राफी हमको पढ़नी चाहिए। इनकी एक एक बात इतनी आकर्षित होती है या इतनी समझाने वाली होती है कि आपके अंदर के जो आपके अंदर दबा हुआ इंसान है उसको जगाने का काम करती है। सोचिए, उन्होंने कहा है कि मैं फिर इस बात को रिपीट कर दूं कि इन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा को लेकर कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है और जो इसे पी लेता है तो फिर वो दहाड़ने लगता है। पढ़िए। आप आज भी दलित समुदाय के लोग वही पीछे हैं जो पढ़े नहीं, जो ढोला मारू में बिजी हैं या जो दारू शराब पुए में बिजी हैं। उनको दारू शराब से मतलब है। जो लोग पढ़ गए हैं वो आज ऊंचाइयों पर हैं। और अंबेडकर की ही देन है कि उस नीची जाति को भारत के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो इन्होंने बहुत मेहनतें की हैं और उनको लाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँच भी गए हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी उस अपॉर्चुनिटी से वंचित हैं या जो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट दिए गए उनसे वंचित हैं। और वो खुद तो ज़्यादातर तो खुद अपनी वजह से वंचित हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर कैसे नौकरी पालेंगे या कहाँ ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को याद करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जो लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ने आते हैं उनका पढ़ना ज़्यादा बेहतर नहीं है मेरी नज़र से। उनको पढ़ना इसलिए चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी समझ पैदा करनी है, या हमें अपना विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है। तो आप पढ़ो नौकरी के लिए नहीं, समझदारी के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ा करो, ना कि नौकरी के लिए। जब आप पढ़ जाओगे तो आपके आगे पीछे नौकरियां होंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कह रहे हैं बड़ोदरा वाले समिति वाले कि हम आपको फंड देंगे, आप पढ़ने तो जाइए, लेकिन एक शर्त है कि आपको वापस आकर सिविल सर्विस में अपनी सेवा देनी पड़ेगी। आज हम पुलिस के लिए, पटवारी के लिए या और छोटे एग्जामों के लिए सोचते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, कैसे मिलेगी। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है ही नहीं, हम इतना अच्छे से पढ़े ही नहीं है। एक
हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी की, भारत के हुए हैं। ऐसे लोग जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 1000 वर्षों में एक महान पुरुष ऐसा पैदा होता होगा जिसका नाम भीमराव अम्बेडकर है। इतनी ज़्यादा 4 PhD है इनके पास। आज आदमी एक PhD करने के बाद अपने आप को ना सबसे ज़्यादा हेड समझने लग जाता है कि बस मैं तो PhD होल्डर हूँ, और कुछ ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से कर ले, जामिया आमिया से या JNU से, DU से, तो वो समझता है कि बस मैंने तो भैया ना जाने क्या कर डाला है ना। और हर फील्ड में जिसको अच्छी समझ हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना। तो हमें इसे सीखना चाहिए। ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ना नुकसान नहीं होगा, कम पढ़ना नुकसान होगा। बच्चे रह जाते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, तो कम पढ़ते हैं तो नुकसान होता है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम सबको पढ़ना चाहिए और ऐसे महान पुरुषों को याद करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए और इनकी जयंती पर भी खूब ध्यान हमें देना चाहिए।